कई बार व्यवस्थाओं और संसाधनों की सीमाओं से परे आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। सहकार जीवन यापन से जुड़ी एक सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। ये देश की अर्थव्यवस्था के, खासकर ग्रामीण और कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का एक प्रामाणिक तरीका है। एक अलग मंत्रालय के जरिए हम देश के इस सामर्थ्य को और कृषि क्षेत्र की बिखरी हुई इस ताकत को ही एकत्र करने का भी ये भगीरथ प्रयास है। किसान उत्पाद संघ एफपीओज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने है। एफपीओज के माध्यम से आज गांव के छोटे किसान भी उद्यमी बन रहे हैं, अपने उत्पादों को विदेशों तक निर्यात कर रहे हैं। हमने देश में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा था। एक अलग सहकारिता मंत्रालय होने के उसका नतीजा ये है कि देश में 8,000 एफपीओज का गठन ऑलरेडी हो चुका है, कार्यरत हो चुके हैं। कई एफपीओज की सक्सेस स्टोरी की चर्चा आज देश के बाहर भी हो रही है। इसी तरह एक और संतोषजनक बदलाव ये आया है कि सहकारिता का लाभ अब पशुपालकों और मछली पालकों तक भी पहुंच रहा है। मछली पालन में आज 25,000 से ज्यादा सहकारी इकाइयां काम कर रही हैं। आने वाले 5 वर्षों में सरकार का लक्ष्य 2 लाख सहकारी समितियां बनाने का है और इनमें एक बड़ी संख्या फिशरीज सेक्टर की सहकारी समितियों की भी होने जा रही है। साथियों, सहकारिता की ताकत क्या होती है, गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में मैंने इस ताकत को अनुभव किया है। गुजरात में अमूल की सफलता की गाथा आज पूरी दुनिया जानती है। हम सब दुनिया भर के बाजार में पहुंच चुके लिज्जत पापड़ के बारे में भी जानते हैं। इन सभी आंदोलनों को मुख्य रूप से देश की महिलाओं ने ही लीड किया है। आज देश में भी डेयरी और कृषि में सहकार से किसान जुड़े हैं। उनमें करोड़ों की संख्या में महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इसी सामर्थ्य को देखते हुए सरकार ने भी सहकार से जुड़ी नीतियों में उन्हें प्राथमिकता दी है। आप जानते हैं कि हाल में ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में सुधार लाया गया है। इसके तहत मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड में महिला डायरेक्टर्स होना अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे देश में संसद में अगर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास होता है तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन ये उतनी ही ताकत वाला बड़ा महत्वपूर्ण कानून हमने बनाया है
लेकिन बहुत कम लोग उसकी चर्चा करते हैं। साथियों, सहकारिता किसान की व्यक्तिगत समस्याओं का कैसे सामूहिक शक्ति से समाधान करती है, भंडारण भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। हमारे यहां भंडारण से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में किसानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। पिछली सरकारों ने कभी इस जरूरत पर उतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज सहकारी समितियों के जरिए इस समस्या का हल किया जा रहा है। दुनिया की, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 700 लाख मैट्रिक टन भंडारण की क्षमता तैयार की जाएगी। इस अभियान में 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस योजना के पूरा होने पर हमारे किसान अपने उत्पादों को अपनी जरूरत के मुताबिक भंडारण में रख करके स्टोर कर पाएंगे। उन्हें बैंकों से ऋण लेने में भी आसानी होगी और वो सही समय पर, जब उनको ठीक लगे कि हां अब माल बेचने के लिए बाजार ठीक है, सही समय पर अपने उत्पाद को बाजार में ले जाकर बेच भी पाएंगे। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी है। हम कृषि क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाने के साथ ही पैक्स जैसी सहकारी संस्थाओं को नई भूमिकाओं के लिए तैयार कर रहे हैं। ये समितियां अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी काम कर रही है। इनके द्वारा हजारों प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र भी संचालित हो रहे हैं। हमने सहकारी समितियों को पेट्रोल और डीजल के रिटेल आउटलेट में भी बदला है। कई समितियां पर एलपीजी सिलेंडर भी मिलने लगे हैं। कई गांवों में पैक्स पानी समितियों की भूमिका भी निभा रही है। यानी पैक्स की ऋण समितियों की उपयोगिता भी बढ़ रही है, उनकी आय के साधन भी बढ़ रहे हैं। यही नहीं, सहकारी समितियां अब कॉमन सर्विस सेंटर के तौर पर गांवों में सैकड़ों सरकारी सुविधाएं भी दे रही है। अब कंप्यूटर के जरिए ये समितियां टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया से जुड़े अवसरों को और बड़े स्तर पर किसानों तक पहुंचाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसके लिए मैं आप सभी की भूमिका, सहकारी संस्थाओं की भूमिका का महत्व बहुत ज्यादा है, इस बात को समझता हूं। इसलिए आप सभी से मेरी अपेक्षा भी कुछ ज्यादा है। और आखिरकार अपेक्षा तो उन्हीं से होती है जो करते हैं। जो नहीं करते उनसे अपेक्षा कौन करेगा।